तो चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप सोच रहे होंगे हाइड्रोकार्बन में एल्काइल हैलाइड कैसे आ गया। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं होता कि यार ये इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का है, वो खाली कंसेप्ट मांगता है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ जोड़ के पढ़ाऊं ताकि मेमोराइज किया जा सके, है ना। अब जैसे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बता दिया, SN1SN2 ऑर्गेनिक जीओसीएम बता दी, तो अब हेलो एल्किन का कुछ बचता ही नहीं है ना। तो कोशिश करते हैं करने की अच्छे से। ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा रह गया था, इसलिए दोबारा लिखा है कि फ्रॉम कार्बोक्सिलेट विद सिल्वर आयन जो बनेगा उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड, है ना। इसका एक नाम भी बताया था, बोरोडिन होन्सडीकर, है ना, होन्सडीकर रिएक्शन। तो यहाँ पे आयन है, ये आयन यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे किस में जाएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाएगा। इसकी मैकेनिज्म करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है सारा गोबर भरना दिमाग में, है ना। फिर यहाँ पे Br2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड। क्लियर। AgBr निकलता है, CO2 निकलता है, बाय प्रोडक्ट अपना इतना मायने नहीं रखता। अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए बोरोडिन होन्सडीकर रिएक्शन यूज की जाती है, जिसमें कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो यूज किया जाता है। क्लियर। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट यहां पे क्या होती है, गुड यील्ड में मिलता है ये अपने को, ठीक है, अच्छी उपज में मिलता है, तो हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिडिटी या बोले रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी एसिड की, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी एसिड की, है ना। ये बात कर रहा है इनके बारे में, है ना, इनके बारे में, जहां से जो आर जुड़ा हुआ है, इससे कितने आर जुड़े हुए हैं, किस टाइप से। तो प्राइमरी एसिड की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की। ड्यू टू, क्यों कि मान लो एक आर जुड़ा हुआ है तो खाली एक प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, अगर दो आर जुड़े होंगे तो दो प्लस आई इफेक्ट शो होंगे, और तीन में, अंडरस्टूड है, तीन होंगे। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैंने कहीं ना कहीं एक बात लिखवाई हुई है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी एज वेल एज, रिएक्टिविटी भी और एसिडिटी मतलब दोनों सिनोनिम्स ही हैं लगभग। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे करते हैं कि वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि डोनेट करने को तैयार है, तो उनको जो है स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो वो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। ये हर जगह एप्लीकेबल है, यहाँ की बात नहीं, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लो, ये प्राइमरी है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पे दो कार्बन आ गए तो ये उससे कम होगा, यहाँ पे तीन कार्बन आ गए तो सबसे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो नंबर है उनके वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे तीन आ गए, है ना। समझ पा रहे हो बात को। चलिए, इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है। इसी आयन को अगर हम I2 सिलेक्ट करवाएं, यहाँ पे तो मैंने Br2 से करवाया था, किसके लिए, ब्रोमीन से बोरोडीन याद कर लेना, है ना, ब्रोमीन टू बोरोडीन। और जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाई तो यहाँ पे क्या बन गया अपने को, एस्टर और सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पे अपने को एल्काइल हैलाइड नहीं मिला है, मिलती जुलती रिएक्शन थी इसलिए करवाई यहाँ पे। इसका नाम क्या है, बिरबोरिन सिमोनिनी रिएक्शन, बिरबोरिन सिमोनिनी, अरे कुछ भी बोल दो यार, ये रिएक्शन का नाम है ना। क्या है, यहाँ पे आयोडीन से रिएक्ट कर रही है और एस्टर बना रही है, नॉट एल्काइल हैलाइड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद होंगे आपको, यहां हमने पढ़ी थी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में। देखो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप मेरे लेक्चर जीओसी से लेकर एक एक करके फॉलो करते आ रहे हैं, तभी पढ़ने का कोई फायदा है, वरना कोई खास फायदा है नहीं, ठीक। तो हैलाइड एक्सचेंज में पढ़ा था हमने, स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए थी, फ्लोरीन के लिए, जहां पे हमने हैवी मॉलिक्यूल यूज किया था, जैसे कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना, लेड, इस तरह के यूज किए थे। फिंकलस्टीन किसके लिए थी, आयोडीन के लिए, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम SN1 SN2 पढ़ चुके हैं।
SN2 और SN1 बहुत अच्छे से पढ़ाई है भैया, थोड़ा सा याद दिलवा दूं। इसमें इसमें क्या होता है, एक तो जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। इधर SN2 में क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट नो इंटरमीडिएट, यहां पे इंटरमीडिएट बनता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप या फिर मल्टी स्टेप भी हो सकती है। मल्टी स्टेप क्यों सकती है, क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं है और यहां पे है, तो रीअरेंजमेंट 1 स्टेप में हो 2 स्टेप में हो वो भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट कितनी तरह की होती है, याद हो तो 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, 1-2 मिथाइल आयन शिफ्ट, 1-2 फिनाइल आयन शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से सब बता के आ चुका हूं, तो प्लीज जाके देखिए, जो देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा पूरा अच्छे से E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1 से भी एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ चुका हूं भैया मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन विद मेटल, ये नहीं बताया कहीं पर अभी तक। रिएक्शन विद मेटल कैसे होगा कि ये है एल्काइल हैलाइड और ये मैग्नीशियम मेटल है ना, मैग्नीशियम आता है ग्रुप सेकंड में, और जिनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। देखिए यहाँ पे अब एस ब्लॉक भी कंप्लीट होता जा रहा साथ साथ, है ना। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे RMGX, याद है किसका फॉर्मूला है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओहो, हमें पता लगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाना है, कुछ नहीं, एक अल्काइल हैलाइड लो, उसको मेटल से रिएक्ट करवा दो, बन गया। ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी मेटल है ना। यहां पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, सिंपल है ना, TeL। इसको एंटी नॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसकी स्टेबिलिटी पे कई बार पूछ लेते हैं लेड की, कहां बताऊं, ये तो आपने पढ़ी रखा है, मिटा देता हूं इसको तो, है। लेड आता है कार्बन फैमिली में, याद है, देयर इज लेड, है ना। कौन सी है ये, ग्रुप 14 है मेरे ख्याल से, है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाता है, याद है, नहीं पढ़ा तो समझ लो। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं ना, जैसे कि लास्ट के ये 2 वाले एलिमेंट, इनमें जो अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NH2 और NP2, है ना, ये होगी भाई। पी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NH2 NP126, यही होती है। यानी कि ग्रुप 13 से 18 तक होते हैं, तो 13 क्या होगी, NH2 तो सब में कॉमन है, इसकी क्या होगी NP1, 14 की NP2, 15 की NP3, 16 की NP4, 17 की NP5 और 18 की NP6। तो इस ग्रुप की क्या है, NP2 और NH2। तो कहना क्या चाहता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, तो जो एस ब्लॉक वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात कहना चाह रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वहां पे साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है खाली पी वाले, यानी कि वही जाएंगे बॉन्डिंग में, भीतर वाले नहीं जाएंगे। यानी कि इसकी ग्रुप ऑफ स्टेट क्या है, कार्बन की जैसे हमें पता है +4 होती है ना, इसकी +4 हो सकती है मैक्सिमम। तो +4 हो सकती है, तो नीचे जाते जाते कितनी हो जाएगी, N-2, N कितनी है 4, तो -2 यहाँ पे कितनी, +2 ज्यादा स्टेबल होगी इन द केस ऑफ टिन एंड लेड, ठीक। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे तो +4 है, तो ये लेस स्टेबल है। एक कंपाउंड ये दे दिया, एक कंपाउंड एक और दे देंगे ऐसे PbCl2 इस तरह से, या PbCH3 को जोड़ के दे देंगे, है ना। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और एक में +4 होगी। पूछ लेंगे विच आर मोर स्टेबल। हम फंसे हुए हैं कि यार ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, इसके कारण इसका जो
स्टेबिलिटी है +4 में आएगी, नहीं, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान में रखना है और आपको +2 वाला टिक करना है। क्लियर? हमारी बात, आगे चलते हैं एराइल हैलाइड की तरफ। एराइल हैलाइड में क्या है कि ये तो बेंजीन रिंग तो है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है हैलाइड। अब इसकी रिएक्टिविटी है ना, जैसे कि रिएक्टिविटी मतलब ये जाके किसी से रिएक्ट कर ले, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज की कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। कैसा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना भाई, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे तो नहीं आएगा, खैर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, है ना। तो ये चलता रहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा जिससे कि लेस रिएक्टिव होगा, है ना। अब इसकी कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शायद नहीं करवाई है। तो बेंजीन उठाओ, उसमें Cl2 FeCl3 या AlCl3 यूज कर लो, उसका एक्ट करवा दो, यहां से एक हाइड्रोजन लेके HCl निकाल दो और एराइल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? डॉस प्रोसेस भैया बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, जरूरत नहीं है दोबारा करवाने की। फ्रॉम BDS, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। BDS कुछ और तो नहीं समझ रहे तुम मेडिकल वाले बच्चों? हाँ, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस कुछ होता है ना, हाँ पता नहीं मुझे। फ्रॉम BDS यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या है? ये तो अमीनो बेंजीन है, लेकिन मैं इसको एनिलीन बोलता हूं। अरे मैं क्या बोलता हूं भैया, मैंने पढ़ा वो बोल रहा हूं। फिर यहाँ पे NaNO2 HX विद टेम्परेचर। हाँ जी, यहाँ पे टेम्परेचर मायने रखता है। कितना? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। 273 मतलब 0, 78 यानी कि 5, है ना। और HX तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। ये डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, जुड़ गया इससे। अब यहां पे अगर मैं डाल दूं कोपरस क्लोराइड या फिर कोपरस हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? कोपरस हैलाइड। कोपरस हैलाइड डाल दूं तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरे को? एराइल हैलाइड विद नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में मैं कॉपर विद HX डाल दूं तो भी यहां पे क्या मिलेगा? एराइल हैलाइड, N2 गैस निकलेगी और CuX, है ना, कोई भी कॉपर हैलाइड का एक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको मिलेगी चैप्टर 14 अमाइंस में, है ना। चैप्टर 14 और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का सैंडमेयर का कंसेप्ट वहां पर भी है। इसको बोलते हैं, इस वाली को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर। वैसे सैंडमेयर के कुछ 3-4 रिएक्शन है, तो मैं एक चार्ट बना के समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल देख लीजिए सैंडमेयर, ये गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आप पीछे थोड़ा सा देख के आए हैं इसके बारे में, लेकिन ये अच्छे से एक्सप्लेन अब होगा। ये आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। आयन बन रहा है, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, कंजुगेट सिस्टम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं डायजोटाइजेशन, यहां पे हम क्या करेंगे? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ BDS या कहें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। क्लियर? क्या लेना है यहां पे? सबसे पहले एनिलीन, यहां तक तो आप वाकिफ होंगे। ये NaNO2 लेते हैं, HCl लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, आइस कोल्ड, और यहाँ पे क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, एक बात और, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, वो आप अपने को जो स्टोर करके ना बहुत रेयर केस में मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है? ड्राई स्टेट में एक्सप्लोसिव होता है ना। तो इसको एनिलीन लेके एसिड मिला के टेम्परेचर देके तुरंत की तुरंत तैयार किया जाता है लैब में। जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको बनवाएंगे, और उसके बाद इसको कहीं कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है नेचर में, है ना। तो कांट स्टोरेबल और रेयरली स्टोरेज मिलती है इसकी, स्टोरेज। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा?
अब आपको एनसीईआरटी में ये 12th में चैप्टर 14 है अमाइंस करके, वहां मिलेगा, लेकिन इसका मिलता जुलता यहाँ पर भी है, हेलो एल्केन में भी है, हाइड्रोकार्बन में भी यूज है। तो जहां पे जिक्र हो रहा है जिस चीज का वहीं पे पूरा बता दो, ठीक है। तो ये है HNO2, है ना, HNO2 तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सोडियम है, लेकिन ये रिप्लेस करेगा इसको, है ना। क्या होगा HNO2, ये H प्लस आया, क्या हुआ यहाँ पे, ये अपने को H2O दिख रहा होगा, है ना। तो यहां से H2O निकाल दो, क्या फॉर्मेशन हुई, नाइट्रोसोनियम आयन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, और इसको नाइट्रोसोनियम आयन, है ना। फर्क है उनकी प्रोनाउंसिएशन में। तो क्या बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो एनिलीन है ना, NH2, ये पीएच क्या है, ये रिंग है ना, पीएच यानी कि फिनाइल। तो ये एनिलीन है, एनिलीन पे कनेक्ट करेगा नाइट्रोसोनियम आयन, है ना। नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्लेवेज होगी यहां पे इस तरह से, और यहां पे कैटायन फॉर्मेशन होगी, यहां से H+ निकाल दिया। उसके बाद ये जाके इस हिस्से से जुड़ गया, इस तरह से इंटरमीडिएट बना लिया, ठीक। अब यहां से H+ निकाल दिया, यहां पे हम वापस दे रहे हैं ताकि OH ये वाला बॉन्ड टूट सके और यहां पे OH बना सके। OH बनाने के बाद यहां पे क्या हुआ दिख रहा होगा आपको, H2O निकाल दो, ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिए, है ना, घबराइए मत। आप अगर किसी पत्थर को तोड़ते हो, है ना, किसी मान लो ईंट पे हथौड़ा मारते हो सकता है वो पहली चोट में ना टूटे, दूसरी में ना टूटे, लेकिन अगर वो तीसरी में टूट रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तीसरी चोट है उसी से पत्थर टूटा है, नहीं, पहली चोट का भी कुछ असर रहा होगा, दूसरी का भी कुछ रहा होगा, जब ही जाके वो तीसरी में टूटा है ना। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, जमकर मेहनत करें। पता है मोटिवेशन और ये सब ये बकवास चीजें होती हैं। अगर आप मान लो 4-5 घंटा डेली दे रहे हो ना पढ़ाई को, अपने मन से खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको जो टेंशन है, डिप्रेशन है, इस तरह का दिमाग में आएगा ही नहीं, खुशी से नींद आएगी आपको, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की और एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट की। भाई डाइजोनियम सॉल्ट तो कहीं भी बन सकता है ना, बेंजीन में भी और एल्काइल ग्रुप में भी। स्टेबिलिटी देखते हैं कि यहां पर तो ये स्टेबल है क्योंकि कंजुगेट सिस्टम में है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, बॉन्ड है, फिर चार्ज है ना। तो यहां पे जब हम इसको N2 निकाल देंगे तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो प्लस चार्ज है, स्टेबल नहीं होने देगा। यहां पे क्या है, यहां पे एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 निकालेंगे तो यहां पे ये प्लस चार्ज तो आ गया, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहां तो वैसे ही भुखमरी है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्काइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है बजाय इसके। चलिए स्टेबिलिटी आ गई अपने को। अच्छा HNO2 भी का केस भी कुछ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जैसा ही है कि HNO2 प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन करवानी है तभी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट मे गेट ऑक्सीडाइज टू HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो वो सारा गेम पलट जाएगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ HNO2 रिमूव्ड बाय एडिंग ऑफ यूरिया, अरे जहां पर ज्यादा हो जाए ना HNO2 उसमें यूरिया मिला दो, खेल ही खत्म, सब निकाल लाएगा। जैसे ये HNO2 ये यूरिया, तो क्या बना लेगा, N2 गैस और CO2 गैस बाहर निकाल दिया, यही तो है यूरिया। अरे ऐसे बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ये रहा यूरिया, है ना। तो ये HNO2 यूरिया सिलेक्ट करके क्या बना लेगा, N2 और CO2 गैस बाहर निकाल देगा। तो जहां पर एक्सेस होगा वहां पे गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। फॉर 1 मोल ऑफ एलिनिन, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, खासकर ये है ना, कि 1 मोल एलिनिन के लिए 3 मोल HCl चाहिए। कहना क्या चाह रहा है कि हम जब 1 मोल एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे तो अपने को 3 मोल लगेंगे। सोचने वाली बात है, हाँ जी लगेंगे। कैसे सोचना एक बार कि 3 मोल क्यों लगने चाहिए, एनिलीन है NH2 से फिर NaNO2
और फिर वहां पे HCl हमने ले लिया और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर है। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उसके 3 बॉन्ड टूट सके, है ना। वहां पे NH2 है ना, तो उसके 3 बॉन्ड फॉर्मेशन भी तो करनी है। वहां पर भी तो अपने को कुछ 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। समझ पा रहे हो? समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रट लो यार। नोट डाल के लिख लीजिए कि जो ग्रुप प्लस इफेक्ट शो करेंगे इन द केस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी। प्लस इफेक्ट कौन शो करते हैं? ERG ग्रुप। ERG कौन से हैं? अरे बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जो -R वाले हैं वो डिक्रीज करेंगे, एक इंक्रीज करा तो एक डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप बताओगे मुझे, है ना। ये 3 कंपाउंड हैं, अब इनमें आपको बताना है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक बार पॉज करके इसका आंसर जरूर निकालिए। कर लिया? चलिए देखना, यहां पे इसमें तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ये क्या है? OH, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आएगा फर्स्ट। अब इसके पास कुछ नहीं है तो सेकंड नंबर पे ये होगी। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप घटा दे रहा है, इसलिए ये सबसे लास्ट में। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए एक छोटा सा चार्ट, एक रिक्वेस्ट है, पहले रिक्वेस्ट समझ लो, सजेशन समझ लो, एडवाइस समझ लो। इस पोर्शन को एक व्हाइट पेज पे छोटे से चिपका के, मतलब पेपर पे लिख के, और अपने बेड के साइड में या कहीं गेट पे चिपका दीजिए, है ना। 2-3 बार दिन में देख लीजिएगा, अभी तक नहीं, लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। कैसे? कि ये है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, हम सब जानते हैं। अगर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट में HCl और CuCl डाल दिया तो यहां पे बन गया क्लोरो बेंजीन। अगर यहां पे HBr डाल दिया और Cu के साथ Br डाल दिया तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ खाली गर्म कर दिया तो ये क्या बन गया? आइडो बेंजीन। खैर इनके नाम तुम्हें पता होंगे यार, है ना। और CuCl डाल देते हैं, यहां पे साइनाइड ग्रुप जुड़ गया। इन सारी रिएक्शंस को एक ही एक सेकंड में, यहां पे भी है, एक मिनट यहां पे, है ना। चलो इसको ये अलग कैटेगरी की, इसलिए बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी किस्में आती हैं सैंड मेयर रिएक्शन में। कैसे? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से HCl, HBr, CuCl, Ki, ये सारी किस्में आती हैं सैंड मेयर रिएक्शन में। एक पोर्शन क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अगर HCl हो और उसमें कॉपर पाउडर का यूज किया जाए, बनेगा तो ये भी क्लोरोबेंजीन ही, लेकिन यहाँ पे नेम रिएक्शन क्या हो जाती है? गेटरमैन रिएक्शन। ये पीछे भी आ चुकी है ना। HCl कॉपर पाउडर यूज करेंगे तो गेटरमैन रिएक्शन। अगर यहां पे हम यूज करते हैं HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरो बोरिक एसिड। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, फ्लोरो बोरिक एसिड। फ्लोरो बोरिक एसिड से यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट से यहां पे खाली ये ब्रोमीन निकाल देना है अपने को। यहां से क्या निकल रहा है? -BF3, है ना। ये निकाल दिया तो यहां पे क्या नाम हो गया इसका? फ्लोरोबेंजीन बन गया। और बॉल्स-शीमैन रिएक्शन, बॉल्स-शीमैन रिएक्शन, आपको बॉल्स-शीमैन नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में, है ना, थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस है। बॉल्स-शीमैन रिएक्शन अच्छी किताब है, उनमें मिल जाएगी। और यहां से जो इंटरमीडिएट था, इसमें अगर NaNO2 डाल दिया तो ये बन गई सैंड मेयर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन, है ना। NO2 जुड़ गया खाली, ठीक है। एक बार फिर से कर लें, क्या HCl CuCl यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, HBr CuBr यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, Ki अगर बाउंड कर दिया तो आयोडोबेंजीन, CuCl में साइनाइड जुड़ जाएगा। और इन सबको क्या बोल रहे हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। दूसरी तरफ अगर HCl है, कॉपर पाउडर यूज करके बना रहे हैं तो गेटरमैन रिएक्शन। अगर फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करके अगर फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं तो बॉल्स-शीमैन रिएक्शन। और इसी इंटरमीडिएट में अगर NaNO2 का यूज कर लें और नाइट्रोबेंजीन बना लें तो सैंड मेयर रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? समझ लेना अच्छे से, ये बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद होंगी। नेम रिएक्शन से कोई इलाज नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, जहां पे बनेगा एजोडाइन कंपाउंड। एजोडाइन कंपाउंड जहां पे दो नाइट्रोजन कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में जुड़े हो, है ना। ये है वही बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट। ये कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब यार प्लस चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये क्या करेगा, अटैक ऑन मोर एक्टिवेटेड रिंग। ये इसका नेचर है, ये जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होगी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे ये कोई ग्रुप है, ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, OH, NH2 या OR, ये हो सकते हैं ग्रुप यहाँ पे। और ये वही अगेन बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, है ना। अब बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, ये दोनों रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्लेवेज होगी, यहाँ पे शिफ्ट करेगा बॉन्ड। ये ध्यान रखना है ये कंट्रोल्ड पीएच में होगी, ठीक है, 4 या 5 तक होता है ना। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा कुछ इस तरह से, और ये क्या बनाएगा, एजोडाई, है ना। कंपाउंड का कॉमन नेम है एजोडाई कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अब NH2 सकता है, तो एक और देख लेते हैं NH2। ये अगेन वही, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे 4 से 5 pH पे ये फिर से क्या बन गया, एजोडाई कंपाउंड। क्लियर। अच्छा, अमोनिया H+ एक्सेप्ट करके एक एनिलियम आयन भी बना लेता है। आयन अपने को पता, ज्यादा स्टेबल तो होता नहीं। ऐसे यहाँ पे OH मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एसिड। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल को बेसिक मीडियम में रख दोगे तो वहां पे वो H+ छोड़ देगा, ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के बारे में लिख लीजिए। फिनॉक्साइड आयन की एक जरूरी बात है क्या, कि मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा रिएक्टिव कोई नहीं है। ये मोर एक्टिवेटेड रिंग है बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे इसने H+ छोड़ दिया, H+ छोड़ दिया तो फिर ये रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक तरह से देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, नीचे तो वैसे भूखे नंगे बैठे हैं भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है, तो ये शिफ्ट करेगी तो इसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी, है ना। तो ये मोर एक्टिवेटेड रिंग होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस में क्या है, अपने को यहां पे बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ O2, है ना, मतलब O2 साथ में होगा और कोप्रस क्लोराइड, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड। क्लियर। ये क्या है, यहां पे हेलोजन आ गया और ये एराइल है, तो ये क्या बन गया, एराइल हैलाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे, ताकि बस ये एलिमिनेट करने को है हाइड्रोजन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एराइल हैलाइड की, भाई ये तो हम जानते हैं कि जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव है एल्काइल हैलाइड से। क्यों, क्योंकि यहां पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें, यहां पे शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये यहां जाएगा, तो जब रेजोनेंस शो होगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, तो इसी कारण जो एराइल हैलाइड है लेस रिएक्टिव है देन एल्काइल हैलाइड। ये बात तो आपको पिछले कुछ लेक्चर से भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें 2 तरह की रिएक्शंस हैं जो हम डॉस प्रोसेस में पढ़ के आए थे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। दोनों में फर्क जानते हो कि एक तो एडिशन, एक तो ऐड होने के बाद एलिमिनेट हो रहा है, और एक एलिमिनेट होने के बाद ऐड हो रहा है ना। तो ये 2 रिएक्शन हम पीछे कवर कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और बता दूं याद रहे ताकि आपको। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी कि जिसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये भी बताया था जिनके पास भी प्लस चार्ज है वो लगभग सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि मान लो ए बी बी, इस तरह की कोई रिएक्शन है ना। अब इसमें क्या हो जाए
इसमें मान लो मेरे को बी को सब्स्टिट्यूट करना है, मैं बाहर से कोई ई कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल ले आया, इसने यहाँ पे एक्ट किया, तो यहाँ पे ए प्लस बी बी और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। कुछ इस तरह की रिएक्शन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अपने को पता है ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा मतलब जैसे रिंग में ये जो साइट होती है ना, मान लो यहां कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा, ये वाली अगेन मेटा और ये ऑर्थो, है ना। तो ये वाले जो ग्रुप हैं ये किस रिएक्शन में जाएंगे, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, है ना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक सीरीज दी हुई है, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में शायद वहां तक पहुंच जाऊं कि जीओसी में नहीं, हाइड्रोकार्बन में लास्ट में एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल टाइप दे रखी है, टेबल नहीं है मतलब ऐसे में ही है पैराग्राफ में, तो वहां से आप निकाल के याद कर लीजिए कि कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वैसे मैं जीओसी में लिखवा चुका हूं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में जैसे यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, यहाँ पे अगेन सोडियम, यहाँ पे कॉपर, है ना। तो मेटल साथ रिएक्ट करके कैसे कैसे कंपाउंड बनाएंगे ये देखना है अपने को। ये एराइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड, क्या लिया हमने, सोडियम लिया। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन को, है ना, E1। तो यहां से ये एलिमिनेट कर दो, क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। और ये क्या बन गया, टॉलिन, या एक और नाम है इसका आईपीसी मिथाइल बेंजीन। ठीक, यहां पे इसका नाम क्या है रिएक्शन का, वुड्स फिटिक रिएक्शन, है ना। हमने शुरुआत में वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, वो किसके लिए थी, एल्काइल हैलाइड के लिए, ये किसके लिए, एराइल हैलाइड के लिए, है ना। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैटलिस्ट क्या है, ड्राई ईथर। क्लियर, ऐसे यहां पे अगेन एराइल हैलाइड, यहां पे फिर से सोडियम, और ये अगेन एराइल हैलाइड। लेकिन यहां पे खास बात है कि यहां पे अपने को ये दो रिंग के कंपाउंड मिल रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई फिनाइल। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये अगेन एलिमिनेशन को फॉलो करेगी, यहां से 2NaBr निकाल दो। इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम है फिटिक रिएक्शन। ठीक, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगा। क्लियर, कुछ नहीं है, एराइल हैलाइड लिया, सोडियम लिया, एक अगेन दूसरा, या इसको यहां पर भी ऐसे दो खाली दो लिख देते और इसको हटा देते तो भी काम चल जाता, है ना। कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ता ही नहीं है ना। यहाँ पे दो लोगों को तो भी ये डाइफिनाइल बन जाएगा। ये थी फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अपने को एक तो वुड्स ध्यान रखनी है, और वुड्स फिटिक, तीन रिएक्शन हो गई ना वुड्स की, और ये फिटिक रिएक्शन, इन दोनों में डाइफिनाइल बन रहा था और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन रहा था। क्लियर, अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पे ये अल्काइल एराइल हैलाइड है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉपर। कॉपर कहां यूज करेंगे, ओल्मन बैरिल रिएक्शन। क्लियर, कहां यूज करेंगे, ओल्मन बैरिल रिएक्शन। ये अगेन वही, यहाँ पे दो लगा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोबारा क्या बन रहा है, डाई फिनाइल। क्लियर, तो ओल्मन बैरिल रिएक्शन में क्या आ रहा है, एक तो अल्काइल हैलाइड दो और किस साथ, कॉपर के साथ। तो यहाँ पे ये अगेन ये एलिमिनेट कर देगा, है ना। अच्छा एक बात समझने वाली है कि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, कॉपर कितना होता है, 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 4s1 3d10 आ जाता है ना। तो ये कॉपर प्लस तो स्टेबल होता है, समझ में आती है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लेकिन ये कॉपर 2+ में भी मिलता है और इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों,
आप इसको डी ब्लॉक में पढ़ोगे या फिर जो पढ़ा आए हैं उनको पता भी होगा कि इस केस में क्या होता है कि कॉपर 2+ आयन बनने के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसी से कंपेयर करते हैं, वो कम होती है इन द केस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहीं 5 रुपए लगाऊं और वहां से मुझे 50 रुपए मिल रहे हो, है ना, तो मैं वो काम करूंगा ऑब्वियसली। तो इसी केस में कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, मान लो 5 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रेशन एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल, तो मैं इस एनर्जी को निकाल के यूज कर सकता हूं। तो इसलिए कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल माना जाता है बजाय कॉपर प्लस के। इसलिए यहां पे ये आसानी से कॉपर 2+ बना के डाइफिनाइल को बना लेगा। क्लियर? रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आप बताओगे भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर में तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इनमें तो कोई फर्क है नहीं भाई, इनमें तो कोई डिफरेंस है नहीं ना। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी कौन सा टूटना चाहेगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, देन ये, देन ये। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेस स्टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे और कम है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो आराम से शो कर देगा क्योंकि भाई ले जा, ये तो स्टेबल हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसको होगी, फ्लोरोबेंजीन की, देन क्लोरोबेंजीन की, देन ब्रोमोबेंजीन की, देन आइडोबेंजीन की सबसे कम रिएक्टिविटी, है ना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसकी होगी। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। हेलोफॉर्म में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा क्लोरोफॉर्म, है ना, वो मूवी में हैंकी पे छिड़क के लगा देते हैं और किडनैप कर लेते हैं, हाँ वही। तो हेलोफॉर्म में कॉमन फॉर्मूला क्या है, CH3, X की जगह क्या है, कोई भी हेलोजन। हेलोजन में जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, अनस्टेबल है। इसके लिए अपने क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसे दो ग्रुप होने चाहिए तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ये क्या है, इसकी नीड लगा लो या इसकी शर्त लगा लो, भी जो भी है ना, कंडीशंस। क्या होगा कि इस तरह ग्रुप चाहिए अपने को, उससे रिएक्ट करवाना है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां पे अपने को मिल जाएगा कौन, हेलोफॉर्म, यहां पे बोलेंगे इसको आइडोफॉर्म। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, घबराइए मत, आसान है। मैं पढ़ता था जब, मैं इससे बहुत डरता था, है ना। तो करते हैं कोशिश समझने की। ये तो यही वाला ग्रुप है ना, ये RC डबल बॉन्ड OCH है। अब यहां से जो OH नेगेटिव ग्रुप है ये किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से H2 निकाल लेगा, ठीक। अब यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बच गए। अब यहां पे क्या बन गया, कार्बन एनाइन, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाए, है ना, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ये तो हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट यहां कर गया। क्लियर यहां तक? अब क्या होगा, अब यहां पे आएगी बारी I2 की, ये टूटेंगे आपस में। ये टूटने के बाद क्या होगा कि जहां पे जगह दिख रही है भाई साहब को, जैसे कि यहाँ पे डबल नहीं है, सॉरी ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक आई आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन, 1 आयोडीन है, ठीक। अब हमने क्या किया, OH आयन का एक्ट करवाया अगेन, तो यहां से हाइड्रोजन, मतलब यहां से हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा, तो यहां पे क्या किया हमने, H2O माइनस कर दिया, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अगेन हमने यहाँ पे एक्ट करवाया किसका, आयोडीन का, तो 2 आयोडीन जुड़ गए, है ना। एक मिनट यार, यहाँ पे 2 लो, है ना, 2 मोल निकालो H2O के, ठीक। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल, देन अगेन ये यहाँ पे क्लेवेज होगी I2 की। अब ये I यहाँ पे आके जुड़ सकता है आराम से। अब ये जुड़ तो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, क्लेवेज होगी ये वाली, यहां से ये टूटेगा, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये कार्बन एनाइन। अब यहाँ पे एक्ट करवाओ NaOH का और लो जी आपके सामने आ गया आइडोफॉर्म, जो कि येलो प्रेसिपिटेट बनता है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? एक बार फिर से करते हैं। ये मॉलिक्यूल था यहाँ पे, यहां से हमने OH को एक्ट करवाया, यहां से डिहाइड्रेशन कर दिया, पहला स्टेप डिहाइड्रेशन, ठीक है।
दूसरे में क्या किया, दूसरे में एनायन था, यहां पे क्या हुआ है, रेजोनेंस। ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो आसानी रहेगी, है ना। पहले डिहाइड्रेशन, देन फिर रेजोनेंस, देन फिर यहां पे एडिशन किसका, आयोडीन का, ये एडिशन हो गया। एडिशन होगा तो यहां पे अगेन डिहाइड्रेशन, देन यहां पे अगेन एडिशन, अब याद हो जाएगी, है ना, एडिशन, और फिर यहां पे अगेन एडिशन, और यहां पे फिर स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, कैसे भी बोल दो, स्प्लिट, और यहां पे अगेन एडिशन। तो इन स्टेप में तोड़ लो कैसे, पहले डिहाइड्रेशन, देन रेजोनेंस, देन एडिशन, देन डिहाइड्रेशन, देन एडिशन, देन अगेन एडिशन, देन स्प्लिटिंग एंड देन एडिशन। 2 बार लिख के देखोगे, तीसरी बार पक्की बात है याद हो जाएगी, है ना। इतनी कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, कुछ नहीं यार, डिहाइड्रेशन करके खाली आयोडीन जोड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकाल के आयोडीन जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टेप और भी बढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, है ना। यहाँ पे 2 डिहाइड्रेशन, ध्यान, यहाँ पे फिर आयोडीन जोड़ दिया। जब तक 3 आयोडीन नहीं जोड़ जाती, यही काम करते रहो, और जब यहाँ पे आ जाओ इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करके यहाँ पे NH रिएक्ट करवा दो, क्या बन गया, आइडोफॉर्म। समझ में आ गया ना, मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या, कि यहां पे कोई एल्काइन लिया हुआ है और उन्हें पहले स्टेप में NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करवाया है, दूसरे स्टेप में ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया, तो वहां पे कुछ कंपाउंड X बना है, और फिर X को हमने वही स्टेप रिपीट किया तो कुछ Y बना है। अब पूछना ये चाह रहा है कि X और Y क्या क्या है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 ब्यूटाइन 3 हेक्सीन, या 2 ब्यूटाइन 2 हेक्साइन, या 1 ब्यूटाइन, मतलब इस तरह से कंफ्यूज कर दिया गया है। तो इस कंफ्यूजन से निकलने का एक ही मात्र सॉल्यूशन है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑप्शंस को आप कवर कर दीजिए, बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल इस पोर्शन पे ध्यान देंगे अपने को करना क्या है। देखते हैं क्या निकलता है कि CH और फिर पहले स्टेप में है NaNH2 और लिक्विड NH3। तो यहां पे ये क्या काम कर सकता है, ये पहली बात तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनायन एंड कैटायन में ब्रेक कर देगा। कैसे, C, ये ट्रिपल बॉन्ड ये कंपाउंड है, यहां से ब्रेक कर दो, इस पे एनायन और इस पे कैटायन। पहला स्टेप ये कर दिया, मतलब इसका काम हो गया। अब सेकंड वाले का काम क्या है, सेकंड वाले में क्या होगा कि CH3 CH2 Br, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, पता है अपने को ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो यहां से क्या करो, HBr निकाल दो, ये तो मतलब अपने को कॉमन सा पता ही है क्या काम हो सकता है। ये निकाल दिया तो यहां पे क्या बन गया, CH3 CH2, इसके बाद ये जुड़ जाएगा तो यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। या इसको और भी अच्छे से बताऊं तो ये CH और ये CH3, ठीक, ये हमारा बन गया X कंपाउंड। X कंपाउंड, अब इसका नाम क्या होना चाहिए भाई, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, यानी कि हमारा X क्या है, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन है इन 2 ऑप्शंस में से, कहानी बचती है दूसरे की। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं, X तो पता चल गया, Y कैसे डिटरमाइन करें। Y में क्या है, सॉरी X क्या था, 1 ब्यूटाइन, यानी कि CH3 CH2 C और 3, हाँ ठीक, ये है 1 ब्यूटाइन। अब इसको अगेन उसी कंडीशन में ले आओ, क्या आ जाएगा, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ये अगेन उसको कन्वर्ट कर देगा। इस बार इस वाले की बारी है, ट्रिपल बॉन्ड के पास तो यही है ना, अल्फा कार्बन तो यही हुआ, और इसके साथ तो जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, ये होगा, इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो इसको हम समझ सकते हैं, ये हाइपर कंजुगेशन में चला जाएगा, वैसे भी समझ सकते हैं। तो क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, CH3 CH2 Br, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये निकल गया यहां से HBr, फिर ये जाके जुड़ जाएगा इसमें, क्या बन जाएगा, CH3
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, अब आ गया CH2 CH3। क्लियर? चले, अब इसका नाम क्या होगा, कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर लो, नाम एक ही आ रहा है। 6 कार्बन है तो 3 हेक्स और आइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी 3 पे, इधर से भी 3 पे, तो हमारा ये क्या हो गया, वाई कंपाउंड, यानी कि एक्स में 1 ब्यूटाइन और वाई में 3 हेक्साइन, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के जब आप हम सवाल निकालने बैठे तो हम जरूरी है हमारे लिए कि हम ऑप्शन को कवर कर दें, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे कौन सा है कौन सा नहीं है। तो पहले अपन अपने जो हमारे पास ज्ञान है उससे हम उसको सॉल्व करें, फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़े, है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई में भी 16 का है, शायद 16 का है, जन 17 का है, देख लेना। जेई का मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमारे वैसे कुत्ते फेल हो जाते हैं कि ना अपने को एसिटाइलिन ध्यान आता, उस वक्त प्रेशर इतना बढ़ जाता है दिमाग पे, और हाइपोक्लोरस का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो एसिटाइलिन मैंने ये बताया हुआ है कहीं ना कहीं कॉमन नेम में कि एसिड बोलते हैं 2 कार्बन वाले में, यानी कि 2 कार्बन, और आयन है तो 3, ये तो हो गया एसिटाइलिन, ठीक। और हाइपोक्लोरस में बता दूं HOCl, इन भाई साहब को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। अब एक बार आपको ये समझ में आ गया सवाल क्या है, एक बार पॉज करके इसको ट्राई जरूर करिए, ठीक। कर लिया, मेरी बारी, चलिए देखते हैं क्या बनता है। ट्रिपल बॉन्ड CHHOCl, क्या होगा, एक बॉन्ड क्लेविज कर जाएगा, और यहां पे मैं कहूं तो कुछ CH डबल बॉन्ड CH, एक के साथ OH और एक के साथ Cl, ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने किसे सिलेक्ट करवा दिया, HOCl से। HOCl तो हमारे पास ये तो नहीं है कि लिमिटेड है, नहीं, करते रहो। अब क्या करूं, CHOH2, और अब तो नहीं आएगा ना डबल बॉन्ड, CHCl2, ये भी तो हो सकता है। वही हुआ है अगेन, ये वाला कंपोनेंट यहीं पे जाके जुड़ गया, ये वाला कंपोनेंट यहां आके जुड़ गया, हमने 2 बार एक ही तरह से ऐड किया है। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं हम यहां से निकाल सकते हैं H2O। H2O निकालोगे तो क्या बनेगा, CHO CH Cl2। क्या इस तरह कोई कंपाउंड दिख रहा है अपने को? थोड़ा सहूलियत से लिख दूं, Cl2 CH CHO, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, सी ऑप्शन है। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है ना डिहाइड्रेशन में, देख मैं थोड़ा करता हूं कोशिश। यहां पे क्या है, OH और OH। अब यहां से H2O निकाल दो तो क्या बचा, CHO ही तो बचा, है ना। तो Cl2 CH CHO, ये क्या बनेगा, कंपाउंड इसका। तो आंसर इज सी। तो अपने को इस तरह से इनको सॉल्व करना है। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम केस में आपको कॉमन नेम मिलेगा या कुछ ऊटपटांग नाम मिलेगा जिसका आपको कंपाउंड कई देर तक आपको वही नहीं पता चलेगा कि सारा रिएक्शन किससे करनी है ना। तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहानी है इसकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस्ड प्रोपीन बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉलोड बाय, अब यहां पे ये चीज सोचने की है, एलिमिनेशन और डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कम से कम उसको 2 बार पेशेंसली पढ़े जरूर, है ना। मैक्सिमम केस में आपके जो दिमाग में रिकॉइल है ना, उसको अपलोड होने में थोड़ा सा ना एट ए टाइम थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, तो उसको कम से कम 2 बार पढ़े ताकि जो तुम्हारे जो कंटेंट है वो थोड़ा रिफ्रेश हो, और उसके बाद आप अप्लाई करोगे ना तो 99% में आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीधी सीधी बात है, 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोपीन नहीं दे सकता एलिमिनेशन से, डायरेक्ट एलिमिनेशन से, या फिर एलिमिनेशन या HBr यूज करके, है ना। तो देखते हैं
पहले केस में देखें यहां पे HBr, ये तो भाग के लेगा, कुछ कुछ इस तरह का बना लेगा कंपाउंड। भाई इन दोनों के पास बॉन्ड की कमी है ना, जब भी तो इसके साथ बना रखा है, एक हाइड्रोजन इसे दे दो, एक ब्रोमीन इसे दे दो, बन की बात। यहां पे एलिमिनेट कर दो HBr, क्या कहानी होगी, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं ना Br, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H, HBr निकाल दो तो CH3 CH CH2, ये बन गया प्रोपीन। ठीक, यानी कि पहला वाला तो ऑप्शन से कट हो गया, उसने तो पूछा है विच कंपाउंड नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, नहीं करेगा प्रोड्यूस, है ना। अच्छा यहां पर रिएक्ट करवाएं HBr, तो ये तो सीधा सीधा यहां से H2O निकाल दो। जब H2O निकाल दिए तो क्या बचा रहे बउआ, CH2 और Br। अब फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ जी सेम ही तो प्रोसीजर है, ये निकाल दो HBr, मेरा H थोड़ा गंदा बन गया, कोई नहीं समझ जाओगे। तो क्या हुआ H2CH डबल बॉन्ड, ये अगेन क्या बन गया प्रोपीन। हाँ ओके, अब देखते हैं इन भाई साहब को, यहां पे हमने भेजा HBr, यहां कुछ C क्या हुआ, इसके साथ तो आ गया ब्रोमीन और इधर आ गया हाइड्रोजन। ठीक, कुछ इस तरह का बन गया, ये है ना, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, ये हाइड्रोजन यहां भेज दिया, ये ब्रोमीन इसके पास भेज दिया। भाई बॉन्ड टूटेगा तो ये होगा ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इसके पास आ गया और नेगेटिव यहां चला गया। ठीक, गलती तो नहीं की। अच्छा इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं, कैसे, कैसन 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 H3C डबल बॉन्ड O और Br, है ना, इसको मैं आइसोमराइजेशन में काउंट कर सकता हूं, मतलब हद से हद ये कंपाउंड बन सकता है, यानी कि प्रोपेन नहीं दे रहा, है ना। तो एक ऑप्शन तो इस पे डाउट है हमें, इसमें और देख लें, इसमें तो जरूरत ही नहीं है सोचने की, खाली इस Br को ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, डायरेक्ट एलिमिनेशन HBr की, और यहाँ पे CH3 CH और CH2, ये बन गया प्रोपीन। तो आंसर क्या निकला C। देखा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको लग रहा है यार बहुत कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो ये 2 सेकंड का काम भी नहीं है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये प्रोपीन नहीं देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉर द कंपाउंड बी। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है, जेई मेंस का है शायद। क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड, मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये एक एल्कीन कंपाउंड है और बहुत मौसम खराब है, मुझे डर है कहीं लाइट ना चली जाए। तो एल्कीन है, एल्कीन का हमने ओजोन लाइसिस करवाया, ए कंपाउंड बना और उससे कुछ बी कंपाउंड बना, हमें ये बताना है कि बी कौन सा है। तो मेरे ख्याल से इससे अलावा क्वेश्चन और क्या हो सकता है, अपन ने दबा के पढ़ी है ओजोन लाइसिस, क्या बात कर दी सर आपने, अरे हम अभी करके दिखाई देते हैं आपको। और यू CH3 या मैं आया O3, यू कुछ ऐसा ना बन जाएगा, देखिए रे बाल को, CH या के बीच में CH, यू आएगा OH और यू आएगा CH3, जो ही तो बात लल्ला, यू बनेगा ए कंपाउंड या में होएगी अब क्लेवेज। ऐसे 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 हमने कट ना मारे करे। देखो आप लेक्चर ठीक से फॉलो करोगे तो यार ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। तो जिंक, जिंक के प्रेजेंस में यू जिंक तो लिया है, या उड़ा के ZNO, यहां कागज को देखियो, यू CH3 CHO, यू CH3 CHO, यहाँ पे 2 लगा दू और जिंक ऑक्साइड, बस पानी लेगा पानी लेकर जाएगा, बस पानी कोई रूल ही ना आया, मैं कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, क्या नाम है, इथेनॉल है। इथेनॉल कहां पे है, ये रहा। अरे यार इससे अलावा क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, बोलिए बच्चों, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
अपने को इसमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। इसमें क्या क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, बस यही है, तीन तरह के बॉन्ड यही हो सकते हैं ना यार, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसके हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं, sp इसकी sp2 इसकी sp3। अब ये मतलब नहीं है कि इससे हम रिएक्टिविटी कैसे पता लगाएं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई इन्होंने मजबूरी में तीन बॉन्ड बनाए हैं, अगर मैं इनको H2 दे दूं तो ये दो के दो खाने को तैयार है। इन भाई साहब ने मजबूरी में दो बॉन्ड बनाए, क्योंकि अगर मैं इनको H2 दे दूं एक तो ये अपने सैचुरेटेड बन जाएंगे। ऐसे अगर यहां पे इनको जरूरत है ही नहीं, तो देखो ये भाई साहब दो हाइड्रोजन खा जा रहे हैं, 2 मोल, ये 1 मोल और ये खा ही नहीं पा रहे। इसका मतलब समझ में ये आता है कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। देखो sp में कितना है 50% सबसे ज्यादा, फिर sp2 में कितना है 33% थोड़ा कम, और फिर sp3 में कितना है 25% सबसे कम। अब इनमें देख लो कि ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्यादा फिर ट्रिपल बॉन्ड कम, ये तो पहला तो कैंसिल हो गया। फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हाई क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एक बार को हो सकता है, बाकी और चेक करना जरूरी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड ये भी नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हुआ बी। कैसे पता लगाया हमने, ये पता देख लीजिए कि जितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करें, आगे बढ़े।